press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to Finish Educare. Welcome to the first chapter of 9th Maharashtra Board Political Science or Civics. The name of the chapter is Post-World War Political Developments. So as the name of the chapter is Post-World War. So World War के बाद आपको पता होगा 20th सेंचुरी था, उसमें दो वर्ल्ड वॉर हुए थे. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेके 1919 तक, दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेके 1945 तक. तो ये जो दो वर्ल्ड वॉर हुए थे, तो उसमें क्या क्या सिचुएशन था वर्ल्ड में, क्यों वर्ल्ड वॉर हुए और वर्ल्ड वॉर के बाद क्या डेवलपमेंट था वर्ल्ड में, उसके बारे में बात करेंगे. सो आज तक आपने पढ़ा होगा कि इंडिया के बारे में पढ़ा होगा, इंडिया के पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा होगा, इंडिया के पंचायत राज या इंडिया का जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में पढ़ा होगा. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स. वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे. तो हम अब तक हमने 8th स्टैंडर्ड तक या 7th तक 6th तक हमने इंडिया के बारे में पढ़ा. अब 9th में हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे. वर्ल्ड में कैसे दो कंट्री के बीच में रिलेशंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट अस रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड इन लास्ट ईयर. सो इन सिविक्स टेक्स्ट बुक टिल नाउ वी हैव स्टडीड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर. ये सब हमने पढ़ा था. गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे था, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे था. इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज रिलेशंस विद द वर्ल्ड. सो वर्ल्ड में क्या रिलेशंस थे इंडिया के, कैसे थे, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वर्ल्ड जोग्राफी थ्रू स्टडी ऑफ जोग्राफी. तो जोग्राफी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने वर्ल्ड जोग्राफी के बारे में पढ़ा होगा. मतलब वर्ल्ड में कौन से कंट्रीज कहाँ हैं, वर्ल्ड में कौन से ओशंस कहाँ हैं, कौन से कॉन्टिनेंट्स कहाँ हैं, ये सब आपने पढ़ा होगा. वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ा होगा कि वर्ल्ड में कैसे कैसे डेवलपमेंट्स होते गए. तो जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी डिपेंड होता है, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस जो होता है, मतलब कि दो कंट्रीज के बीच में कैसे रिलेशंस हो गए. जैसे सिंपल एग्जांपल है इंडिया और पाकिस्तान. इंडिया और पाकिस्तान 1947 के पहले एक ही कंट्री थे, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ, दो अलग अलग कंट्री बन गए. तो उस पार्टीशन के वजह से हमारे दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा, दो प्रॉब्लम्स होने लगे, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया. ये सब क्या है, हिस्ट्री का पार्ट है. लेकिन हिस्ट्री की वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की कैसे दो कंट्रीज के बीच में रिलेशंस है, इंडिया और पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसा है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड होता है, हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड होता है, या फिर ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंड होता है. अगर पाकिस्तान जहाँ आज अमेरिका है वहाँ अगर होता था तो हमारे उसके ज़्यादा झगड़ा नहीं होता था, ज़्यादा वॉर नहीं होता था, क्योंकि वो दूर है हमसे. लेकिन पाकिस्तान कैसा है, हमारा बाउंड्री एक ही है. तो उसके वजह से क्या होता है, हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में टेररिज्म है, टेररिस्ट है जो हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं. तो उसमें अलग अलग तरीके से हमें डील करना पड़ता है. ओके, सो ज्योग्राफी हिस्ट्री ये भी इंपॉर्टेंट है. We have become familiar with the global historical events through the study of history. Now through the study of political science, we are going to study India's relations with the world and some major global issues. तो वर्ल्ड में जो कंट्रीज है उसके बीच उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से कंट्रीज का रिलेशन हमारा कैसा है, और ग्लोबल इश्यूज जो है वर्ल्ड में उसके बारे में बात करेंगे. वी आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट पर्सन. अब ये पहले डिपेंडेंसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको पता है कि दो लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम जो सिटीज़ में लोग रहते हैं, जो इंडिया के शहरों में रहते हैं, वो एग्रीकल्चर नहीं करते, फार्मिंग नहीं करते. तो ये लोग क्या है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है, फार्मर्स के ऊपर डिपेंड है. जो भी प्रोडक्ट्स उनके पास आते हैं वो बाहर से आते हैं, वो कोई और बनाता है. तो जैसे दो लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, वैसे ही दो कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है. कुछ कंट्रीज के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होता है, कुछ कंट्रीज के पास रिसोर्सेज कम होता है. तो जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है वो कम जिसके पास है उसको बेचता है. जैसे सिंपल एग्जांपल है, इंडिया में जो ऑयल होता है, ऑयल मतलब पेट्रोलियम, डीजल, ये सब जो है इंडिया में आता है. ये इंडिया में जितना चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से खरीदना पड़ता है. मतलब दो कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. So we are dependent on different person, institutions and organization in the society for different reason. कि हम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड है. वैसे ही वर्ल्ड में जो कंट्रीज है, जो हमारा जो लाइफ है, वो सोशल इंटरडिपेंडेंट है. आवर सोशल लाइफ इज इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर आप इंटरडिपेंडेंट है. एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन मतलब क्या है, एक दूसरे को हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं. हेल्प करेंगे, जैसे हम किसी से को अगर गुड्स खरीदते हैं तो उसे पैसा देते हैं. जैसे हमें गुड्स की ज़रूरत है, हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वैसे उस आदमी को पैसे की ज़रूरत है. तो जैसे उसके पैसे मिलेंगे, वो जिसे उसे जो चीज़ चाहिए वो खरीदेगा. ठीक है, तो हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है और म्यूचुअली कोऑपरेट करते हैं. हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इट. जस्ट इट इज़ ट्रू अबाउट इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी. जैसे इंडिविजुअल के बारे में हम एक दूसरे को डिपेंड है, वैसे कंट्रीज भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है. सो इट अप्लाइज टू द डिफरेंट नेशन एज वेल. देयर आर मेनी इंडिपेंडेंट नेशंस इन द वर्ल्ड लाइक इंडिया.
सम एक्सचेंज एंड इंट्रैक्शन गोज ऑन बिटवीन देम कॉन्स्टेंटली। दो कंट्री इंडिपेंडेंट है, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री है, चाइना इंडिपेंडेंट कंट्री है, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री है, रशिया इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये सब इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, लेकिन इनके पास जो भी रिसोर्सेस है वो वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो दूसरे जगह से लाना पड़ता है। जैसे इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में बहुत सारे दुनिया से कुछ चीज़ें आती है, क्योंकि इंडिया के पास वो नहीं है, इंडिया के लोगों को उसकी ज़रूरत है, तो बाहर से वो मंगाते हैं। वैसे इंडिया से भी बहुत सारी चीज़ें बाहर जाती है, ठीक है। दिस इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंटर इनटू ट्रीटीज। ट्रीटीज मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, कि अगर दो कंट्री के बीच में रिलेशंस लाना है या ट्रेड करना है तो कुछ ना कुछ डिसाइड होना चाहिए कि कैसे ट्रेड करेंगे, क्या करेंगे। तो उससे क्या होता है, दो कंट्री के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है, और एग्रीमेंट को हम बोलते हैं ट्रीटी, ठीक है। सो ट्रीटीज मतलब क्या? एग्रीमेंट विद ईच अदर। अ सिस्टम ऑफ ऑल दिस इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट्स कम अप। सोवरेन मतलब क्या होता है कि सपोज इंडिया में, आपने इंडिया के प्रियम्बल में भी देखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सोवरेन वर्ड है। सोवरेन का मीनिंग होता है कि इंडिया के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इंडिया के जो भी डिसीजंस है वो इंडिया के लोग लेंगे, मतलब इंडिया के लोग डायरेक्टली लेते नहीं है। इंडिया के लोग क्या करते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने चीफ मिनिस्टर को चूज करते हैं, तो वहाँ से, या इलेक्ट करते हैं, चूज नहीं करते, इलेक्ट करते हैं, तो वहाँ वो आदमी को हम लोग पावर देते हैं कि आप हमारे लिए डिसीजन लो। मतलब सिंपल मीनिंग है सोवरेन का कि उस कंट्री के लोग ज़्यादा पावरफुल है, कोई और बाहर का कंट्री हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है, ठीक है। वी कॉल इट इंटरनेशनल सिस्टम। लेट अस गेट टू नो सम फीचर्स ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। तो सबसे पहला फीचर है इंटरडिपेंडेंस। हमने बात किया कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर वन रीजन और अदर। हाउ बिग, प्रॉस्परस और डेवलप्ड अ नेशन में बी, इट कैन नेवर बी सेल्फ सफिशिएंट अबाउट इट ऑल इट्स नीड्स। कि जितना भी पावरफुल होने दो, कितना भी बड़ा कंट्री होने दो, जो भी चीज़ें उसको चाहिए वो सब चीज़ें वो नहीं बना सकता है, कहीं और से उसे लाना पड़ता है, ठीक है। So even big nations have to depend on others, big and small nations. Thus, interdependence is important feature of international system, that is today's global system. कि कितना भी बड़ा कंट्री होने दो, अमेरिका भी होने दो, लेकिन उसे दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ता है, क्योंकि अमेरिका में सब चीज़ नहीं बन सकती। सो जैसे हमने देखा था कि दो लोगों के बीच में डिपेंडेंसी होती है, इंटरडिपेंडेंस होता है, वैसे दो कंट्री के बीच में भी इंटरडिपेंडेंस होता है, ठीक है। तो देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन नेशंस। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इंडिविजुअल मतलब क्या, कि दो लोगों के बीच में इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस मतलब बिटवीन नेशंस मतलब क्या, कि दो देश के बीच में इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। इज देयर सच अ डिवीजन लाइक रिच एंड पुअर इन द कंट्रीज। रिच पुअर डिवीजन ऐसा है क्या, तो है, लेकिन हम डायरेक्टली अभी ऐसा नहीं बोलते कि ये रिच कंट्री है, ये पुअर कंट्री है। हम लोग दूसरा टर्म यूज करते हैं, जैसे कि ये डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, या लेस डेवलप कंट्री है, ठीक है। Just as a country is governed by a constitution, it is there some kind of constitution at a global level. जैसे ग्लोबल लेवल पे भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कंट्री कैसे चलता है, हमारा कंट्री गवर्न कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो हम फॉलो करते हैं। वैसे वर्ल्ड के सब कंट्रीज को अगर एक साथ चलाना है तो वर्ल्ड का भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। वैसा कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, हम आगे बात करेंगे। हु एंजॉयज द सुप्रीम पोजीशन इन द इंटरनेशनल सिस्टम, कि इंडियन, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है, वैसे वर्ल्ड में अगर हम बात करेंगे तो कौन पावरफुल होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसका इलेक्शन कैसे होना चाहिए, ये सब हमने डिसाइड किया है क्या, ये सब हम आगे देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू फॉरेन पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है, कि एक डिसीजन होता है। जैसे इंडिया में अगर इंडिया में अगर एजुकेशन चेंज करना है, एजुकेशन सिस्टम चेंज करना है, तो हमारा गवर्नमेंट क्या करेगा, एक पॉलिसी बनाएगा, एजुकेशन पॉलिसी बनाएगा। वैसे ही अगर हमें वर्ल्ड के सब कंट्रीज के साथ रिलेशंस रखना है, जैसे इंडिया का पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन होना चाहिए, चाइना के साथ कैसे होना चाहिए, रशिया के साथ कैसे होना चाहिए, अमेरिका के साथ कैसे होना चाहिए, ये हमारे फॉरेन पॉलिसी में आएगा। मतलब हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स है, हमारे जो ऑफिसर्स है, ये मिल के फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। इवन नेशन एज अ पॉलिसीज अबाउट इट्स इंटरनेशनल डीलिंग्स, इंटरनल डीलिंग्स, इंडिया के अंदर जो भी चीज़ें चल रही है उसके लिए हमारी पॉलिसी बनाते हैं। वैसे ही वर्ल्ड में जो कंट्रीज है उसके जो रिलेशन हमें रखने हैं उसके लिए फॉरेन पॉलिसी बनती है। वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखो, ये अभी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में फॉलो करो कि इंडिया में कौन से देश के लोग बाहर से इंडिया में विजिट करने आए थे, कौन सा बड़ा लीडर आया था। नरेंद्र मोदी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन से देश में गए थे, उसके बाद दोनों कंट्री के बीच में कौन से एग्रीमेंट साइन हुए हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगर हो रहा है तो वहाँ गए थे क्या, जैसे यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस होता है उसमें गए थे क्या नरेंद्र मोदी। इवन विद रेस्पेक्ट टू आवर नेबरिंग कंट्रीज के और इंडिया के बीच में कैसे रिलेशन है, ये सब न्यूज़पेपर में आते रहता है, ये सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द
फॉरेन पॉलिसी और पोस्ट कोल्ड वॉर जो हम पढ़ रहे हैं उसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे हम लोग. The world in which we live today have been shaped through various events and developments. Hence, we need to go back to the history in order to understand today's world. आज का अगर हमें दुनिया समझना है, आज के वर्ल्ड में कैसे रिलेशन है हमारे, ये सब अभी हम समझना है तो उसका हिस्ट्री पहले जानना पड़ेगा. तो हम अभी 100-150 साल पीछे जाएंगे. ठीक है. We know that 2 world wars were fought in the last century. These were the most important events in the world in that century. The world completely changed because of them. New currents of thought emerge. Let us understand what else happened during this world war. अभी ये 2 वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे. पहला है वर्ल्ड वॉर 1. अभी वर्ल्ड वॉर 1 का सेंटर था, एपी सेंटर था यूरोप. यूरोप में ये हुआ था. जो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े कंट्रीज है वो टाइम पे जो बड़े कंट्रीज थे जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, ये बड़े कंट्रीज थे. तो 2 ग्रुप में बढ़ गया वर्ल्ड. एक ग्रुप था उसका नाम है अलाइड पावर, जिसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, अमेरिका. दूसरा ग्रुप था सेंट्रल प्रोविंस, जिसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की और बल्गेरिया. ये दूसरे 2 ग्रुप थे. अभी आप बोलोगे ये तो 5-6 कंट्रीज ही है तो वर्ल्ड वॉर क्यों बोलते हैं हम इसे. अभी आप देखो ब्रिटेन ये तभी बहुत बड़ा कंट्री था. मतलब ब्रिटेन जितना है उतना ही था, लेकिन उसके वर्ल्ड में कहीं और जगह भी पावर था उसका. जैसे ब्रिटेन का इंडिया में भी कंट्रोल था, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में कंट्रोल था. वैसे ही फ्रांस का, रशिया भी बहुत बड़ा कंट्री था. तो ये वर्ल्ड वॉर जो अगर ब्रिटेन में हुआ, लेकिन ब्रिटेन के जो कॉलोनीज थी, मतलब ब्रिटेन ने जहाँ कब्जा किया था वहाँ के लोग भी वॉर में इन्वॉल्व थे, वहाँ के लोग भी वॉर फाइट करने गए थे, इसलिए इसे हम वर्ल्ड वॉर बोलते हैं. ठीक है. कंट्रीज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखो. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन 1914 to 1918. Many countries of the Europe took part in it. Europe had a very central place in the international or global system at that time. अभी इसका मतलब क्या है देखो. यूरोप हैड अ वेरी सेंट्रल प्लेस. यूरोप का तभी बहुत दबदबा था, बहुत पावरफुल था यूरोप. और मेन कंट्रीज अगर बोलोगे वो टाइम के तो ब्रिटेन और फ्रांस, ये मेन कंट्रीज थे. द वॉर कॉज अ ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. द कंट्रीज विच ज्वाइन द वॉर suffered tremendous economic losses. Even the countries which did not join the war were impacted by the war. The economies of the victorious as well as losing countries collapsed. तो जो लोग जीते थे, जो लोग हारे थे, दोनों को भी नुकसान हुआ. दोनों के जो भी इकोनॉमी थी, इकोनॉमी मतलब क्या, बिजनेस था, जो ट्रेड था, ये सब कोलैप्स हो गया, सब खराब हो गया, क्योंकि सब लोग वॉर में चले गए, पूरा बिजनेस सब बंद हो गया. ठीक है. तो हमने देखा था कि वॉर हुआ, वॉर में क्या हो गया, बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया, बहुत सारा प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गया. तो जो भी कंट्रीज वॉर फाइट किया था उनको लगा कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर वॉर हुआ, फिर से वॉर हुआ तो और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, तो हमें वॉर को रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा. तो सब कंट्रीज ने एक साथ आके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन. लीग ऑफ नेशन का काम था कि वॉर ना हो इसलिए क्या करना चाहिए, कैसे एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहिए. ठीक है. सो लीग ऑफ नेशन वॉज एस्टेब्लिश आउट ऑफ थिंकिंग क्यों वॉर नहीं होना चाहिए. इट बिकेम एन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड कैरी आउट नेगोशिएशंस. द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीग ऑफ नेशन वॉज अंडरस्टूड टू बी अवॉइड वॉर. अवॉइड मतलब क्या, वॉर नहीं होना चाहिए. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेजर चेंजेस केम अबाउट इन यूरोप एंड आउटसाइड द यूरोप. फॉर एग्जाम्पल अर्लियर एम्पायर्स इन द यूरोप कोलैप्स एंड न्यू नेशंस केम टू बीइंग. अर्लियर जो एम्पायर थे, मतलब वहाँ जो किंग का रूल था, ये सब चला गया, वहाँ डेमोक्रेसी आ गई या फिर वहाँ अलग तरीके का रूल आ गया. मेनी यूरोपियन कंट्रीज हैड देयर कॉलोनीज इन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया. अभी कॉलोनी क्या होती है देखते हो. जैसे एग्जांपल देते हैं ब्रिटेन और इंडिया. ब्रिटेन तो बहुत दूर है, ब्रिटेन यूरोप में है, वहाँ रूल करता था ब्रिटेन, वहाँ उनका कंट्री है, लेकिन ब्रिटेन का कंट्रोल था इंडिया के ऊपर. ये हम बात कर रहे हैं 1947 के पहले. वैसे ब्रिटेन का कुछ अफ्रीका के कंट्रीज के ऊपर भी कंट्रोल था. जो मेन कंट्री है, पेरेंट कंट्री है, मतलब मदर कंट्री है, मतलब ब्रिटेन, और मदर कंट्री का अगर किसी और कंट्री के ऊपर रूल रहा तो उस कंट्री को हम बोलते हैं कॉलोनी. तो ये है कॉलोनी. तो अफ्रीका और एशिया में ऐसे ब्रिटेन के या मेरी यूरोपियन कंट्रीज के बहुत कॉलोनीज थे. दिस मोमेंट चेंज द हेगेमोनी ऑफ यूरोपियन नेशन. अब ये वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोप का जो पावर था, यूरोपियन कंट्रीज का पावर था, वो कम हो गया. हेगेमोनी मतलब क्या, डोमिनेंस कम हो गया उनका. The League of Nations was established after the First World War to establish peace, but it did not succeed at preventing war. अब ये लीग ऑफ नेशन का काम था पीस लाना, वर्ल्ड में शांति लाना, लेकिन वो ला नहीं पाए क्योंकि जो कंट्रीज थे वर्ल्ड लीग ऑफ नेशन में, वो लोग एक दूसरे की नहीं मानते थे, वो लोग और अपना पावर बढ़ाते गए. ठीक है. उसके वजह से क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. तो ऑटोक्रेटिक रिजीम्स, ऑटोक्रेटिक मतलब क्या, जो किसी की नहीं मानते, अपने ही सुनते हैं, जो वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज का कुछ मानते नहीं है, कुछ सोचते नहीं है, अपने बारे में ही सोचते. तो ऐसे जो रिजीम थे, ऐसे जो किंगडम रूल थे, जो कंट्रीज थे, जैसे हिटलर का जर्मनी था,
ठीक है, ये सब कंट्रीज है। बेनिटो मुसोलिनी का इटली था, ये सब कंट्रीज थे। ये लोग जो लीग ऑफ नेशन में बोला था वो नहीं मानते थे, उसके वजह से क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, ये आप देखते हो कि इंडिया के जो सोल्जर्स है ये लोगों ने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इंडिया ने पार्टिसिपेट डायरेक्ट नहीं किया था, इंडिया ने इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था क्योंकि इंडिया ब्रिटेन के कंट्रोल में था। ठीक है, द ऑटोक्रेटिक डिक्टेटोरियल रिजीम ऑफ हिटलर केम इनटू जर्मनी। डिक्टेटर क्या होता है, जो किसी को नहीं मानता है, वो अपने आप को ही मानता है, अपना ही पावर एस्टैब्लिश करने का कोशिश करता है, वहाँ इलेक्शंस वगैरह कुछ नहीं होता है। तो ऐसे डिक्टेटरशिप आ गए, जर्मनी में आ गया। वॉट वुड हैव हैपेंड हैड अ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन बीइंग ओवर इन जर्मनी। अगर वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम होता था तो वहाँ ऐसा डिक्टेटरशिप नहीं आता था। वहाँ लोग जो अगर लीडर है, अगर कोई लीडर ज़्यादा पावरफुल बनने का कोशिश कर रहे हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसे हरा देते थे। ये सब डेमोक्रेसी में होता है, लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। डिक्टेटरशिप में जो लीडर है वो बोलेगा वो करना पड़ता है। ठीक है, सो लीग ऑफ नेशन ये फेल हो गया क्योंकि मैंने बताया कि लीग ऑफ नेशन में जो मेंबर कंट्रीज थे, जर्मनी वगैरह, वो नहीं मानते थे, वो जो भी डिसीजन है उसे मानते नहीं थे यार। अमेरिका का भी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो ये जो कंट्रीज है ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग भी ज़्यादा डोमिनेट करने का कोशिश करते थे। और लीग ऑफ नेशन ने क्या बोला था कि जो वॉर हुआ था, वॉर का जो भी खर्चा है, जो भी लॉस हुआ था, वो सारा उसका बोझ जर्मनी के ऊपर डाल दिया था। जर्मनी और ये जो हारे हुए कंट्रीज है उसके ऊपर डाल दिया था। तो ये हारे हुए कंट्री बहुत गुस्सा थे, उनको लगा था कि हमारा तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा हमारा कंट्री डिस्ट्रॉय हो गया, फिर भी हम पैसा भरेंगे, इनको हेल्प करेंगे या इनको मदद, इनका जो लॉस है उसको रीपे करेंगे, तो हम ऐसा क्यों करेंगे। इसलिए हिटलर जैसे लोग आगे आ गए और उन लोगों ने बोला कि हम ये जो रूल्स है, आपका जो भी एग्रीमेंट है वो फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज फॉट बिटवीन 1939 एंड 1945। इट प्रूव टू बी फार मोर डिस्ट्रक्टिव देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नॉट ओनली वॉज इट वॉज मोर वाइड स्प्रेड, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या कुछ लिमिटेड एरियाज में था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुआ और ज़्यादा अच्छे वेपन्स यूज़ करने लगे। जितने अच्छे वेपन्स होंगे, जितने अच्छे पावरफुल वेपन्स होंगे, उतना डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा होगा। सो वर्ल्ड वॉर, बट ऑल्सो मोर एडवांस टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन ड्यूरिंग दिस वॉर। Countries which took part in the Second World War once again faced the situation of economic crisis। कि जो कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किए थे उनको भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, उनके इधर भी लॉस हुआ, सब डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, अभी आप देखो कि वर्ल्ड वॉर 2 जब भी हुआ था तो कौन से कंट्रीज थे, उसमें एक ग्रुप था एक्सिस पावर, जिसमें थे जर्मनी, जापान और इटली। ये तीनों जगह पे डिक्टेटरशिप था, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं था। और दूसरा था अलाइड पावर, जो था ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, सोवियत रशिया, चाइना, अमेरिका। अभी इंडिया ने डायरेक्टली क्यों पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि ब्रिटेन कंट्रोल कर रहा था इंडिया के ऊपर। ठीक है, ये 2 ग्रुप में बढ़ गए। ठीक है, अमेरिका प्लेज अ मेजर रोल इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट हैड मैन्युफैक्चर्ड न्यूक्लियर वेपन्स। तो अमेरिका देखो, पहले अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था वॉर में, अमेरिका का बाहर से सपोर्ट था अलाइड पावर्स को, लेकिन बाद में अमेरिका को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। यूरोप में अमेरिका जर्मनी के अगेंस्ट इन्वॉल्व हुआ और एशिया में इन्वॉल्व हुआ जापान के अगेंस्ट। अभी जैसे अमेरिका इन्वॉल्व हुआ वॉर में तो जापान का दुश्मन बन गया अमेरिका। तो जापान ने क्या किया, जापान ने जो अमेरिका का एक हार्बर था, हार्बर मतलब पोर्ट जहाँ शिप्स सब खड़े होते, पर्ल हार्बर था, उसके ऊपर बॉम्बिंग कर दिया। तो उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने क्या किया, पहले जापान को वॉर्न किया वॉर ख़त्म करने के लिए। जैसे जापान ने नहीं माना तो अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स गिरा दिए, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। पहला न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 में, सेकंड गिरा था नागासाकी में 9 अगस्त 1945। अब ये न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने की वजह से ये दोनों जो सिटीज़ थे ये बेचिराग हो गए, पूरा डिस्ट्रॉय हो गए और बहुत सालों तक उसका जो इफेक्ट थे वो वहाँ के लोगों के ऊपर समझ में आता था, दिखाई देता था। ठीक है, तो देखो अभी हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, 1945 में ख़त्म हो गया। जैसे ब्रिटेन ने जापान के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया, जापान ने भी हार मान लिया और जर्मनी को तो पहले ही हरा दिया था इन लोगों ने, तो वर्ल्ड वॉर 2 भी ख़त्म हो गया। The Second World War ended with the defeat of Germany in Europe and Japan in Asia. Among the many events that took place in the world after Second World War, it was beginning of the Cold War. अभी Second World War end हुआ तो Cold War चालू हुआ। अभी ये Cold War सब क्या है, Cold War 1945 से लेके 1991 तक था। ये Cold War सब क्या है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। I hope you have understood this part. If you have understood, you can share this video with your friends and subscribe for more videos. Thank you for watching.